रेशियो एंड प्रोपोर्शन के चैप्टर चुटकियों में सॉल्व हो सकते हैं अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो। ऑलरेडी मैंने कॉन्सेप्ट पे एक वीडियो बनाए हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ पीवाईक्यूज जिसे आपको देखकर लगेगा अरे इतना आसान क्वेश्चंस, पर यही आता है आपके एग्जाम में। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ टू नंबर्स ए एंड बी इज 5:8. If 5 is added to each of A and B, then the ratio becomes 2:3. इसको सॉल्व करने के लिए फाइंड द सम ऑफ A and B हम क्या करेंगे? ठीक, अभी देखिए सबसे पहले हमको एक कॉन्सेप्ट जानना पड़ेगा। अगर कहा जाए कि एक पिज्जा है जिसके 9 पीसेस किए हुए हैं और दो बच्चों में उसको 2:1 रेशियो में बांटा गया है, तो हर एक बच्चे को कितना पीस मिलेगा? तो उसके लिए हम ये ऐसा कर सकते हैं, 2:3 जो है वो स्मॉलेस्ट पार्ट है जो उसको मिला हुआ है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स कितना है? 9 है, पर 2+1 मिला के तो 9 नहीं हो रहा है। तो हमें 2 को किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 1 को भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि उन दोनों को जोड़ने पे 9 आए, है ना। रेशियो ऐसे ही होता है, रेशियो सिंप्लीफाइड फॉर्म होता है, सिंप्लीफाइड फ्रैक्शन होता है। तो 2 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 1 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे एक बच्चे को 6 पार्ट मिल रहा है, एक बच्चे को 3 पार्ट्स मिल रहा है। तो टोटल 9 पार्ट्स हम इस भाग में डिवाइड कर सकते हैं। तो यही कॉन्सेप्ट हम अप्लाई करेंगे इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। यहाँ पे दिया हुआ है कि रेशियो ऑफ टू नंबर्स ए एंड बी इज 5:8, मगर अगर दो नंबर है ए और बी तो हम मान सकते हैं कि पहला नंबर 5x होगा और दूसरा नंबर 8x होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि रेशियो एक डिवाइडेड फॉर्म होता है, मतलब सिंप्लीफाइड फॉर्म होता है, सबसे छोटा भाग होता है जिसको हम किसी नंबर से, कॉमन नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्चुअल नंबर मिल जाता है। ठीक है, अब बोला है इफ 5 इज एडेड टू ईच ऑफ नंबर ए एंड बी, अगर इसमें हम 5 ऐड करते हैं और इसमें भी 5 ऐड करते हैं तो रेशियो बदल करके 2:3 हो जा रहा है। तो उसी को हम सॉल्व करेंगे, जैसा इसने बोला है वैसा हम लिखेंगे। अगर 5 ऐड करते हैं हम यहाँ पे और 8x में भी हम 5 ऐड करते हैं तो नंबर क्या हो जा रहा है? सिंप्लीफाइड फॉर्म जो हो रहा है उसका रेशियो 2:3 हो जा रहा है, 2/3 हो जा रहा है, जो अनुपात है 2/3 हो जा रहा है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, ये इधर मल्टीप्लाई होगा, ये इधर मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 15x प्लस 15 इज इक्वल टू 16x प्लस 10। अब इसको हम इधर ला सकते हैं, ये इधर आ जाएगा तो 5 हो जाएगा, 5 इज इक्वल टू x। अब हमें x की वैल्यू मिल गई है, तो a की वैल्यू कितनी होगी? 5 इंटू एक्स मतलब 25 हो गई, और b की वैल्यू कितनी होगी? 5 इंटू 8 मतलब 40 हो गई। हमसे क्वेश्चन क्या पूछा? फाइंड द सम ऑफ a एंड b। तो a हमें पता है 25, b हमें पता है 40, तो दोनों को जोड़ेंगे तो हमें आंसर कितना आएगा? 65। ठीक है, इसी के बेसिस पे एक दो क्वेश्चन हम और सॉल्व करते हैं जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। क्वेश्चन है, टू नंबर्स आर इन द रेशियो 7:5 when each number is diminished, diminished मतलब घटाया, 40 घटाया जाता है तो उसका अनुपात 27:17 हो जाता है। दोनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो वैसे ही हमें करना है। दो नंबर्स हैं, पहला नंबर क्या होगा? 7x, दूसरा नंबर क्या होगा? 5x। अब बोल रहा है दोनों में से 40 घटाया जाता है, तो हम 40 घटा देंगे। 7x माइनस 40, 5x माइनस 40, तो अभी नया अनुपात कितना हो गया? नया अनुपात हो गया 27/17। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से सॉल्व करेंगे, तो 7x इंटू 17 कितना हो जाएगा? 119x माइनस 17 इंटू 4, 17 4 68, 680, है ना, इज इक्वल टू 27 को 5x से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 27 5x हो जाएगा हमारा 135x, माइनस 27 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1080। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो 119x को अगर हम इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 135x माइनस 119x, और इसको इधर इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 1080 माइनस 680। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 400 और 135 माइनस 119 हो जाएगा 16x। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी?
x की वैल्यू आ जाएगी 400 डिवाइडेड बाई 16। इसको सॉल्व करेंगे, 4 4 ज़ा 16 और 4 25 हो जाएगा। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा है, फाइंड द सम ऑफ टू नंबर्स। सम ऑफ टू नंबर्स मतलब कितना है, 7 प्लस 5, 7 और प्लस 5 कितना हो जाएगा, 12x। x की वैल्यू हमें कितनी आई, 25। तो 12 को अगर हम 25 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है, 25 2 ज़ा 50, कैरी बचा 5, 25 1 ज़ा 25 प्लस 5 300। तो हमारी वैल्यू आ गई 300। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी दिया हुआ है द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन अ कॉलेज इज 3:2। सेम वे, सेम तरीके से करना है, ये बॉयज मान लेते हैं और हम गर्ल्स मान लेते हैं। इनका रेशियो क्या है, 3:2, मतलब 3x और 2x है। इफ 40 बॉयज लीव द कॉलेज, अभी देखिए इसमें क्या बोल रहा है, यदि 40 लड़के कॉलेज छोड़ देते हैं और 40 लड़कियां कॉलेज में शामिल हो जाती हैं, मतलब बॉयज के केस में हमें माइनस करना है 40 और गर्ल्स के केस में हमें 40 ऐड करना है, तब हमें नया अनुपात मिल जा रहा है जो है 2:3। तो कॉलेज में प्रारंभिक लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए, लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। हम इसको सॉल्व करेंगे, 3x माइनस 40, 2x प्लस 40 है ना, क्योंकि गर्ल्स ऐड हुई हैं। अब हमें अनुपात नया क्या मिल गया, 2/3 मिल गया। फिर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 9x माइनस 120, 4x प्लस 80। अभी सारे x की वैल्यूज एक तरफ आ जाएगी और बिना x की वैल्यूज एक तरफ आ जाएगी। तो 4x जब इधर आएगा तो वो माइनस में आ जाएगा, तो ये 5x हो जाएगा। और 120 जब इधर आएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। x की वैल्यू हमें कितना आ गई, 200/5, मतलब 40 आ गई। अब गर्ल्स कितनी हो गई, बॉयज कितने हो गए, 40 इंटू 3 मतलब 120, और गर्ल्स कितने हो गए, 40 इंटू 2 मतलब 80। क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाट इज द इनिशियल नंबर ऑफ बॉयज इन द कॉलेज, तो हमें आंसर कितना हो गया, 120। अगर क्वेश्चन हमें पूछता व्हाट इज द इनिशियल नंबर ऑफ गर्ल्स इन द कॉलेज, तो 80 हो जाता। अगर हमसे क्वेश्चन ये पूछता कि व्हाट विल बी द नंबर ऑफ गर्ल्स इन द कॉलेज आफ्टर गर्ल्स ज्वाइन, 40 गर्ल्स ज्वाइंड इट, मतलब 40 लड़कियां जब ज्वाइन करती हैं तब कितने गर्ल्स हो जाएंगे, या आज के डेट में कितनी गर्ल्स होंगी। तो पहला 80 थी, इसमें 40 और जोड़ देंगे तो 120 हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब एक बार आपको x की वैल्यू मिल गई तो आप बॉयज गर्ल्स पहले, बॉयज गर्ल्स बाद में, ये सारे आंसर्स निकाल सकते हैं। तो यहाँ हमें आंसर मिल गया A 120। ठीक, होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। अगर रेशियो के कॉन्सेप्ट में आपको थोड़ा सा भी डाउट लगता है तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में इसके कॉन्सेप्ट क्लियर किए हैं, प्लीज जाके उस वीडियो को अंत तक देखिए, इसी के आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे क्लियर होंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको नए नए वीडियोस मिलते रहें। मैं इस पूरे प्लेलिस्ट में मैथ्स के पूरे सिलेबस कंप्लीट करवाने वाली हूँ और पीवाईक्यूज भी करवाने वाली हूँ यूपी टेट से पहले। तो आप निश्चिंत रहिए, आपका पूरा सिलेबस आराम से कंप्लीट हो जाएगा और आपको 30 आउट ऑफ 30 लाने से कोई नहीं रोक सकता। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Before a battle, the ratio of tanks and planes in an army was 5:3। कहा है कि एक युद्ध से पहले किसी सेना में टैंकों और विमानों का अनुपात 5:3 था। ठीक है, तो यहाँ हम मान लेते हैं टैंक, ये हम मान लेते हैं प्लेन्स। टैंक कितने थे, 5x थे, और प्लेन्स कितने थे, 3x थे। अब क्या हुआ, युद्ध के दौरान क्या हुआ, 1000 टैंक और 800 विमान नष्ट हो गए। तो ठीक है, हम 1000 टैंक नष्ट कर देते हैं और 800 विमान भी नष्ट कर देते हैं। युद्ध के बाद टैंकों और विमानों का अनुपात 2:1 हो गया। तो ये तो युद्ध की बाद की स्थिति है, जब टैंक नष्ट हो गए हैं, तो ये अनुपात कितना हो गया, 2:1। अब पूछ रहा है युद्ध के बाद बचे हुए टैंकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो जैसा अभी हमने पिछले क्वेश्चन में बॉयज एंड गर्ल्स के लिए किया था, पहले हम x की वैल्यू निकालेंगे, इससे हमको हमें टैंक्स की संख्या पता होगी, उसमें 1000 माइनस कर देंगे तो हमें युद्ध के बाद कितनी टैंक्स बच गई ये पता चल जाएगा। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से सॉल्व करते हैं हम, ये हो जाएगा 5x माइनस 1000 इज इक्वल टू 6x माइनस 1600। ये 5x इधर आ जाएगा, ये 1600 इधर आ जाएगा,
तो 1600 माइनस 1000 ये हो जाएगा 600 और 6x माइनस 5x ये हो जाएगा x। तो हमें x की वैल्यू मिल गई 600। तो युद्ध से पहले टैंक्स की संख्या कितनी थी 5x मतलब 3000 और युद्ध से पहले प्लेन्स की संख्या कितनी थी 3x मतलब 1800। अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है फाइंड द नंबर ऑफ टैंक्स रिमेनिंग आफ्टर द वॉर। तो बिफोर वॉर मतलब युद्ध से पहले टैंक की संख्या कितनी थी 300 और युद्ध के समय में 1000 टैंक्स डिस्ट्रॉय हो गए थे। हम इसमें से 1000 माइनस कर देंगे, हमें कितना आंसर मिल गया 2000। तो युद्ध के बाद कितने टैंक्स बचे 2000 बचे, यही हमारा आंसर है 2000। ठीक है, होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। अब ये आ गया हमारा इनकम और एक्सपेंडिचर पे क्वेश्चंस। ऐसे क्वेश्चंस हमारे एग्जाम्स में आते हैं और ये थोड़े इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हैं, लेकिन हमें सॉल्व करने का प्रोसेस वही है। सिर्फ हमें ये याद रखना है कि किसी की भी इनकम जो होती है वो उसकी सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर के बराबर होती है। मतलब खर्च और बचत जितना वो करता है उसको जोड़ के उसकी आय होती है। जैसे अगर हम 100 रुपए कमा रहे हैं तो हम उस 100 रुपए में से ही 70 रुपए खर्च करेंगे और 30 रुपए बचाएंगे। ऐसा तो हम नहीं करेंगे कि 100 रुपए हम कमा रहे हैं तो हम 150 रुपए खर्च कर रहे हैं, ऐसा होगा भी नहीं, पॉसिबल भी नहीं है। तो इनकम जो होती है वो सेविंग्स प्लस एक्सपेंडिचर के बराबर होती है। सिर्फ हमें यही समझना है और सारे कॉन्सेप्ट्स जैसे हमने पहले क्वेश्चन सॉल्व किए वैसे ही सॉल्व करने हैं। तो यहाँ क्या दिया हुआ है द एनुअल इनकम ऑफ आनंद एंड भारत आर इन द रेशियो 3:5। ठीक है, तो पहले हम आनंद को लिख लेते हैं और भरत को लिख लेते हैं। आनंद और भरत, इनका एनुअल इनकम कितना है 3x है और 5x है, सेम जैसे हमने पहले किया था। एंड देयर एनुअल एक्सपेंसेस आर इन द रेशियो 1:3 if each of them saves 10,000 at the end of the year। अब देखिए इनकी इनकम 3x है और इनकी सेविंग्स 10,000 है, तो इनका खर्चा कितना हुआ। अगर मेरी इनकम 100 है और मेरी सेविंग्स 30 है तो मेरा खर्चा कितना होगा 70। सिमिलरली अगर इनकी इनकम 3x है और इनकी सेविंग्स 10,000 है तो इनका खर्चा कितना होगा 3x माइनस 10,000। बी का खर्चा कितना होगा 5x, बी भी उतना ही बचा रहा है 10,000 बचा रहा है साल में, 5x माइनस 10,000। अब ये एक्सपेंसेस हो गया और दिया हुआ है कि एनुअल एक्सपेंसेस आर इन द रेशियो 1:3, उसका भी रेशियो हमें दिया हुआ है 1/3। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके सॉल्व कर देंगे, है ना। तो हमने वही फॉर्मूला लगाया कि इनकम किसी की सेविंग्स प्लस एक्सपेंडिचर के बराबर होती है, मतलब बचत और खर्चा मिला के ही एक पर्सन की आय होती है। अब इसको सॉल्व करेंगे हम। 9x इज माइनस 30,000 इज इक्वल टू 5x माइनस 10,000। 4x कितना हो जाएगा 5x इधर आएगा तो 9x माइनस 5x हो जाएगा और 30,000 इधर आएगा तो 4x इज इक्वल टू 20,000 हो गया। x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे 5,000। ठीक, अभी पूछा है फाइंड द एनुअल इनकम ऑफ भरत। तो एनुअल इनकम ऑफ भरत कितनी हो जाएगी 5x मतलब 5 इंटू 5,000, क्योंकि x की वैल्यू 5,000 आ गई तो 25,000 हो जाएगी अपने भरत की इनकम। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सिमिलर क्वेश्चन है द रेशियो बिटवीन द इनकम ऑफ ए एंड बी इज 3:2 and the ratio between their expenditure is 4:3 if their savings are 20,000 and 10,000 respectively find the income of A and B। कह रहा है कि A और B के आय की अनुपात कितनी है 3:2 है, मतलब 3x है और 2x है। अब वो बचत कितना करते हैं, ये 2,000 बचाता है, ये 10,000 बचाता है, तो A के खर्चा कितना हो जाएगा 3x माइनस 20,000, ये उसका खर्चा हो जाएगा। और बी का खर्चा कितना हो जाएगा, बी का खर्चा हो जाएगा 2x माइनस 10,000। और खर्चे का रेशियो कितना है, खर्चे की अनुपात कितनी दी गई है 4:3। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके। ये हो जाएगा 9x माइनस 60,000, 8x माइनस 40,000। 9x 8x को इधर लाएंगे तो ये x हो जाएगा और 6,000 को इधर की तरफ लेके जाएंगे तो ये 20,000 हो जाएगा।
तो अब बी का इनकम कितना हो गया, 2 इंटू 20,000, तो 40,000 बी की इनकम हो गई, और ए की इनकम कितनी हो गई, 3 इंटू 20,000, मतलब 60,000 हो गई। हमसे ये तो क्वेश्चन पूछ रहा है, फाइंड द इनकम ऑफ ए एंड बी। हमें रेशियो के क्वेश्चन में अगर एक्स की वैल्यू मिल गई तो आंसर सॉल्व हो गया। तो इनकम ऑफ ए कितनी है, इनकम ऑफ ए है 60,000 जो यहाँ दिया हुआ है, इनकम ऑफ बी कितनी है 40,000 जो यहाँ दिया हुआ है, तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द रेशियो ऑफ मंथली इनकम ऑफ ए एंड बी इज 4:5 तथा उनके मासिक खर्चों का अनुपात 3:8 है। यदि ए की आय बी के खर्च के बराबर है तो ए और बी की बचत का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें हमको रेशियो निकालना है, हमको अनुपात निकालना है। कह रहा है कि ए है, ये बी है। द रेशियो ऑफ मंथली इनकम ऑफ ए एंड बी, मंथली इनकम ऑफ ए कितना हो गया 4x हो गया, और बी कितनी हो गई, बी 5x हो गई। ठीक, अब कह रहा है इनका एक्सपेंडिचर 3:8 है। ये हम इनकम ले लिया मैंने, और अब हम एक्सपेंडिचर ले लेते हैं। एक्सपेंडिचर कितना है 3y मान लेते हैं, 3y और 8y। अब कह रहा है कि इनकम ऑफ ए इज इक्वल टू द एक्सपेंडिचर ऑफ बी। ठीक है, इनकम ऑफ ए कितना है 4x, और ये किस चीज के बराबर है, एक्सपेंडिचर ऑफ बी। एक्सपेंडिचर ऑफ बी कितना है 8y, मतलब x इज इक्वल टू 2y। ठीक, हमें एक ये इक्वेशन मिल गया। अब पूछ रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ सेविंग्स ऑफ ए एंड बी। अब सेविंग्स कितनी होगी ए की, सेविंग्स होगी ए की 4x माइनस 3y, और बी की सेविंग्स कितनी होगी 5x माइनस 8y। अब हम x की जगह पे 2y लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे x की जगह पे 2y लिखेंगे अगर, तो ये हो जाएगा 8y माइनस 3y, और यहाँ पे अगर 2y लिखेंगे तो ये हो जाएगा 10y माइनस 8y, ये हो जाएगा 5y, और इधर हो जाएगी हमारी 2y। अब हमें निकालना है सेविंग्स का रेशियो, मतलब 5y डिवाइडेड बाई 2y, ये y कट जाएगा, तो हमें रेशियो कितना आ गया 5:2 आ गया। ठीक है, आई थिंक आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। थोड़ा सा क्वेश्चन को ट्विस्ट किया है, पर हमें घबराना नहीं है, हमें वही लॉजिक लगाना है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये आ गया हमारा मिक्सचर का क्वेश्चन। मिक्सचर के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे, हमारा लॉजिक वही रहेगा, हम वही कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे और इजीली सॉल्व होगा। स्टार्ट करेंगे, आपको समझ में आएगा। अ 60 किलोग्राम मिक्सचर कंटेन्स कॉपर एंड जिंक इन द रेशियो 7:3। If 4 kilogram of zinc is drawn out from the mixture, find the new ratio of copper and zinc। अब इसमें लिखा हुआ है ये कॉपर है और ये जिंक है। कॉपर कितना है हमारा 7x है, जिंक कितना है 3x है। तो टोटल यूनिट कितना हो गया, टोटल यूनिट हो गया हमारा 10। 10 यूनिट किस चीज के बराबर है, 10 यूनिट हमारा 60 किलोग्राम के बराबर है। तो एक यूनिट कितने के बराबर हो जाएगा, एक यूनिट 6 किलोग्राम के बराबर हो जाएगा। अब बताइए अगर एक यूनिट 6 किलोग्राम के बराबर है तो हमारा कॉपर कितना होगा 7 इंटू 6, मतलब 7 6 जा 42 किलोग्राम, ये हमारा कॉपर है। और जिंक कितना होगा 3 इंटू 6, मतलब 18 किलोग्राम का हमारा जिंक है। तो अगर 60 किलोग्राम का मिक्सचर है उसमें 42 किलो कॉपर है और 18 किलो जिंक है। अभी क्या किया हमने, अभी हमने 4 किलोग्राम ऑफ जिंक और ऐड कर दिया, नहीं ड्रॉ किया है हमने, मिश्रण में से निकाल दिया है, तो हमने 4 किलोग्राम निकाल दिया। तो अभी जिंक कितना हो गया, अगर हमने निकाल दिया तो ये 14 किलोग्राम हो जाएगा, और कॉपर तो भाई उतना ही है 42 है। अब इनका नया रेशियो निकाल लो कॉपर और जिंक का, ये हो जाएगा 42 डिवाइडेड बाई 14। सो काट देंगे, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, फिर ये 7 से कटेगा, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21। तो हमारा रेशियो कितना आ गया 3:1। ये हमारा रेशियो हो गया 3:1। बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं, सिर्फ हमें कॉन्सेप्ट्स लगाने हैं और आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। A 17.5 kilogram mixture contains copper and zinc in the ratio 5:2। सिमिलर है, कॉपर है, जिंक है। अब इसमें 5 कॉपर है और जिंक कितना है 2 है। अगर
ये देखिए, ये दोनों यूनिट को हम जोड़ेंगे तो 7 यूनिट हो गया। 7 यूनिट मिला के कितना किलोग्राम हो रहा है? 17.5 किलोग्राम हो रहा है। तो एक यूनिट कितना होगा? एक यूनिट होगा 17.5 डिवाइडेड बाई 7। इसको हम काटेंगे, 7 2 जा 14 और 7 5 जा 35, मतलब 2.5 किलोग्राम जो है वो एक यूनिट के बराबर है। तो कॉपर कितना है? कॉपर 5 यूनिट है, तो 5 को 2.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 12.5। और जिंक कितना है? 2 यूनिट है, 2 यूनिट को 2.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। मतलब 17.5 किलोग्राम मिक्सचर में 12.5 किलो कॉपर आ गया और 5 किलो जिंक आ गया। अब क्या किया है उन्होंने? अब कहा है कि 1.25 किलोग्राम जिंक इज एडेड, और हमने जिंक को ऐड कर दिया। कितना ऐड किया? 1.25। तो जिंक कितना हो जाएगा? 6.25 किलो हो जाएगा, 6.25 केजी हो जाएगा। तो नया रेशियो निकालो कॉपर एंड जिंक का। कॉपर तो उतना ही है 12.5 और जिंक कितना हो गया अब? 6.25। तो नया रेशियो निकालना है, लेकिन पहले कॉपर बोला है तो पहले हम कॉपर लिखेंगे। मतलब 12.5 डिवाइडेड बाई 6.25, 6 1 जा और ये 2 जा कट जाएगा। तो रेशियो हमारा कितना आ गया? 2:1। आंसर हो गया हमारा बी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Two vessels contain milk and water in the ratio 3:2 and 2:1। अब क्या किया है? दो बर्तनों में दूध रख दिया और पानी रख दिया, जिसकी अनुपात क्या है? 3:1 है और 2:1 है। दोनों बर्तनों में से समान मात्रा में मिक्सचर निकालकर एक अन्य बर्तन में मिला दिया गया। नए बर्तन में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा? तो ये देखिए, हमने ये मिल्क लिया और ये पानी लिया। ये पहला बर्तन लिया, ये दूसरा बर्तन लिया। पहले बर्तन में अनुपात क्या था मिल्क का? 3 और पानी का था 2। दूसरे बर्तन में क्या था? 2 और यहाँ था 1। अब इसमें एक चीज गौर करने की है कि टोटल मिल्क और पानी मिला के कितना हो रहा है? टोटल मिल्क और पानी मिला के यहाँ पे 5 हो रहा है, जबकि दूसरे वेसल में टोटल मिल्क और पानी मिला के कितना हो रहा है? 3 हो रहा है। अब कह रहा है समान निकालो। हम समान कैसे निकालेंगे जब ये समान है ही नहीं? तो पहले हम क्या करेंगे? इन दोनों को बराबर करेंगे, मतलब समान मात्रा में करेंगे। तो अगर हमको फर्स्ट वेसल में समान मात्रा में करना है तो हमको इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और दूसरे वेसल में अगर समान मात्रा में करना है तो हमको इसको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम ये देखिए, ये था बिफोर, अब हम करेंगे आफ्टर। आफ्टर कितना हो गया फर्स्ट वेसल और सेकेंड वेसल में? इसको अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाता है 9, ये 6। इसको अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये होता है 5 2 जा 10 और ये 5। अगर समान मात्रा में मिक्स किया तो अभी फर्स्ट वेसल का मिल्क टोटल कितना हो जाएगा? फर्स्ट और सेकेंड वेसल मिला के 19 हो जाएगा, और वाटर कितना हो जाएगा? 6 + 5 मिला के 11 हो जाएगा, है ना? ठीक है, क्योंकि अब 9 पहले वाले में है, 10 दूसरे वाले में है, दोनों को हमने जोड़ दिया तो 19 अभी मिल्क हो जाएगा। और पहले वाले में वाटर कितना है? 6 है, और दूसरे वाले में वाटर कितना है? 5 है। दोनों को जोड़ दिया तो हमें वाटर कितना मिल गया? 11 मिल गया। यही हमारा रेशियो है, 19:11, और यही हमारा आंसर भी। ठीक है, होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। एक बर्तन में 18 लीटर दूध और पानी का अनुपात 5:1 है। दूध है यहाँ पे और ये पानी है, इसका अनुपात कितना है? 5:1। यदि इसमें 3 लीटर दूध और मिला दिया जाता है, ठीक, तो दूध कितना है? 5x है और ये 1x है। इसमें हमने दूध कितना मिला दिया? इसमें हमने 3 लीटर दूध और मिला दिया। तो कितना पानी मिलाया जाए ताकि दूध और पानी का अनुपात 9:1 हो गया? अब हम इसमें कितना मिलाएं? y, मतलब सपोज y हम कितना मिलाएं जो हमारा नया अनुपात है? नया अनुपात कितना है हमारा? नया अनुपात हो जाना चाहिए 9:2। यही क्वेश्चन पूछ रहा है हमें। तो देखिए, इसमें दिया हुआ है कि मिल्क का अनुपात 5:1 है। 5:1 मतलब 6 यूनिट है। 6 यूनिट कितने लीटर के बराबर हो रहा है? 18 लीटर के बराबर हो रहा है। इसमें दिया हुआ है वेसल में 18 लीटर मिल्क है, तो 6 उसमें वो मिल्क कौन से रेशियो? मिल्क और वाटर किस रेशियो में है? 5:1 के रेशियो में है। मतलब कि
6 यूनिट जो है वो 18 लीटर के बराबर है, तो एक यूनिट कितने के बराबर हो जाएगा? एक यूनिट 18 डिवाइडेड बाई 6 मतलब 3 लीटर के बराबर हो जाएगा। तो हमारा मिल्क कितना आ गया? 15 लीटर आ गया, है ना, मिल्क हमारा 15 लीटर है। और वाटर कितना आ गया? वाटर 3 लीटर हो जाएगा, क्योंकि वाटर एक ही यूनिट है, तो वाटर 3 लीटर आ गया। अब कह रहा है कि मिल्क हमने कितना ऐड किया? मिल्क हमने 3 लीटर ऐड कर दिया। वाटर हमने कितना ऐड करना है ताकि रेशियो 9:2 आएगा? ठीक है, तो 15 लीटर ऑफ मिल्क में हमने 3 लीटर ऐड कर दिया, और 3 लीटर ऑफ वाटर में हम कितना वाटर ऐड करेंगे कि हमारा रेशियो आ जाएगा 9:2। ठीक, आपको समझ में आ रहा है? ठीक है, एक बार मैं इसको फिर से आपको एक्सप्लेन करती हूँ। इसमें क्या दिया हुआ है कि मिल्क जो है वो 18, मिल्क और वाटर मिला के 18 लीटर है, जो रेशियो किस में है? 5:1 में, 5:1 रेशियो में। मतलब टोटल यूनिट कितना हो गया? टोटल यूनिट हमारा हो गया 6। 6 यूनिट 18 लीटर के बराबर है, तो एक यूनिट कितने के बराबर हो जाएगा? 18 डिवाइडेड बाई 6 मतलब 3 लीटर के बराबर हो जाएगा। ओके, तो मिल्क कितना है टोटल? जो 18 लीटर मिल्क और वाटर की क्वांटिटी है, मतलब उस बर्तन में मिल्क कितना है? 5 into 3 मतलब 15 लीटर है। और वाटर कितना है? 1 into 3 मतलब 3 लीटर है। अब हमने क्या किया? मिल्क में हमने 3 लीटर ऑफ मिल्क ऐड कर दिया, लेकिन वाटर हमने कितना ऐड किया ये मुझे पता नहीं है, तो मान लेते हैं वो y है। अब उसका एक बार वाटर और मिल्क दोनों हमने ऐड कर दिया, तो उसका रेशियो हमारा आ रहा है 9:3। तो वही हमने लिख दिया, 15 लीटर ऑफ मिल्क में 3 लीटर ऑफ मिल्क ऐड किया। 3 लीटर ऑफ वाटर में कितना वाटर ऐड करेंगे कि रेशियो 9:2 आएगा? अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा 15 2 जा 30 प्लस 3 2 जा 6 इज इक्वल टू 9 3 जा 18 प्लस 9y। ये हो जाएगा 36 माइनस 18 कितना हो जाएगा? 27। 36 हो जाएगा 36 इज इक्वल टू 18 प्लस 9y। तो 9y कितना हो जाएगा? 36 माइनस 18 मतलब 18, तो y की वैल्यू हो जाएगी 2 लीटर। ठीक है, तो हमारी आंसर कितनी हो जाएगी? कितना मिल्क ऐड करना पड़ेगा हमें? 2 लीटर मिल्क ऐड करना पड़ेगा। ओके, होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। रेशियो एंड प्रोपोर्शन से यही सारे क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं आता है। अगर आप ये इजीली सॉल्व कर पा रहे हो तो आप आराम से क्वेश्चंस इजीली सॉल्व कर लोगे एग्जाम में। तो आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।